सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बेसिकली सेल डिवीज़न के बारे में। ठीक है ना। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि एक सेल जो है वो डिवाइड क्यों करना चाहती है। ठीक है ना। उसकी क्या मजबूरी पड़ी थी, तो उसके बारे में हमने डिटेल में बात किया था। अब यहाँ पे कुछ ज़रूरी बातें सेल डिवीज़न से रिलेटेड हम करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट ये बोल रहे हैं कि सेल डिवीज़न इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो कह रहे हैं कि उनके अंदर डिवीज़न होगा। ड्यूरिंग द डिवीज़न ऑफ सेल डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ आल्सो टेक्स प्लेस। यहाँ पे एक बात लिखा ना, सेल ग्रोथ। तो सेल ग्रोथ मतलब हो गया साइटोप्लाज्मिक इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। ऑल द प्रोसेसेस सच एज सेल डिवीज़न, DNA replication and cell growth hence have to be takes place in a coordinated manner to ensure correct division and formation of progeny cell containing intact genome। इस लाइन का मतलब है कि जैसे एक सेल डिवाइड करेगी दो में, एक सेल डिवाइड करेगी दो में। ठीक है ना। तो ये जो रिजल्टिंग सेल बन रहे हैं इनको नाम दिया जा रहा है डॉटर सेल। क्या नाम दे रहे हैं? डॉटर सेल। तो पेरेंट सेल से जब डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा तो उसमें कह रहे हैं कि जो डॉटर सेल बनेगी उसके अंदर कह रहे हैं कि अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म और डीएनए का ऑर्गेनेल्स का जो नंबर है, अमाउंट है, वो सब कुछ क्या होना चाहिए, पिछले जिस सेल से कह रहे हैं वो बने हैं उन्हीं के जैसा होना चाहिए। ठीक है ना। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच अ सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम सिंथेसाइज द other constituent of the cell and eventually divided into the two daughter cell is termed as cell cycle। तो सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल क्या है? कह रहे हैं कि एक सेल डिवाइड करेगी तो डिवीज़न मतलब डिवीज़न में एंट्री करने से पहले उसे कह रहे हैं कुछ बेसिक शर्तों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक सेल है। ठीक है ना। एक सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल होंगे, जब एक सेल डिवाइड करेगी दो में, ठीक है ना, तो दोनों में ऑर्गेनेल बटेंगे, दोनों में साइटोप्लाज्म बटेगा, दोनों में डीएनए बटेगा। तो कह रहे हैं कि हम डिवीज़न से पहले हम चाहते हैं, ठीक है ना, कि ऑर्गेनेल्स को डुप्लीकेट करा लें। मान लीजिए करेंगे एक सेल के अंदर 10 माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर 10 है। ठीक है ना। अगर 10 माइटोकॉन्ड्रिया हैं तो अब जो रिजल्टिंग सेल हैं उन दोनों को भी 10-10 माइटोकॉन्ड्रिया मिलना है। ठीक है। तो सेल कह रहे हैं कि डिवीज़न से पहले वो अपने माइटोकॉन्ड्रिया को डुप्लीकेट करे। अगर एक सेल के अंदर कह रहे हैं कि क्रोमोसोम का नंबर 46 है तो वो कह रहे सेल डिवाइड करेगी तो अपने जैसी दो सेल बनाएगी। मतलब जो रिजल्टिंग सेल बनेंगे उनके अंदर भी क्रोमोसोम कितना होगा? 46 और 46। तो ये कह रहे हैं कि ये बातें तभी पॉसिबल हैं जब कह रहे हैं कि जब आप डिवीज़न से पहले, ठीक है ना, ऑर्गेनेल कह रहे हैं कि आधा आधा बटेगा तो पहले ऑर्गेनेल को दुगना कर लीजिए। डीएनए भी कह रहे हैं कि आधा आधा बटेगा तो अब क्या कर लीजिए, डीएनए को भी क्या कर लीजिए, डुप्लीकेट कर लीजिए। ठीक है ना। यही बात लिखने की कोशिश किए हैं। सेल आल्सो सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज कंटिन्यू। मतलब साइटोप्लाज्म का जो कह रहे हैं कि बढ़ना है वो एक लगातार चलने वाली घटना है। डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन लाइफ साइकिल। क्या मतलब है इन चीज़ों का, इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा ना। जैसे देखिए, जैसे कह रहे हैं कि कोई ऑर्डिनरी सेल है, ठीक है, वो G1 S G2 और लास्ट में M को फर्दर कह रहे हैं प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस। एम फेज बेसिकली नोन एज माइटोटिक फेज। इसको किस नाम से जानते हैं? माइटोटिक फेज के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। जीवन को फर्स्ट गैप, एस को सिंथेटिक फेज। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। याद नहीं करना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो सब याद रह जाएगा। सिंथेटिक फेज या इसको डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन फेज। ठीक है ना।
और इसको कह रहे हैं, बोल रहे हैं G2 फेज, G2 या सेकेंड गैप, G2 या सेकेंड गैप, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, ये कह रहे हैं कि एस फेज को सिंथेटिक फेज बोल रहे हैं। तो जो G1 है वो सिंथेटिक फेज के पहले की अवस्था है। तो G1 को इसीलिए कभी कभी प्री सिंथेटिक फेज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। G2 देखिए, G2 S के बाद में आता है और M के पहले आता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, G2 को हम और क्या बोल सकते हैं, पोस्ट सिंथेटिक और प्री माइटोटिक, ठीक है ना। तो ये इनके कुछ नाम हैं जो कि आप इसको आराम से ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली आप देखते हैं कि क्या चेंजेस आता है, ठीक है ना। तो G1 फेज के अंदर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट ड्यूरिंग G1 फेज, ठीक है ना। सिंथेटिक फेज में क्या होता है, सिंथेटिक फेज में DNA का डुप्लीकेशन होता है, ठीक है ना। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है और हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। और G2 में क्या होता है, G2 में ट्यूबुलिन प्रोटीन बनता है। क्या बनता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का क्या रोल होगा आगे चल के, यही ट्यूबुलिन प्रोटीन स्पिंडल फाइबर को बनाएगा, ठीक है ना। ये ज़रूरी कुछ बातें थी। अब यहाँ पे देखिए, ज़रूरी बातें हैं कि DNA का रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन हो गया, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो गया, हिस्टोन प्रोटीन। देखिए, तो हिस्टोन बेसिकली बोलते हैं इसको, हिस्टोन प्रोटीन जो है वो बेसिक नेचर की प्रोटीन है। और आपको पता है जो DNA है वो एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है ना। तो DNA के एसिडिक नेचर को बाइंड किया कराया नेचर ने किसके साथ, बेसिक नेचर प्रोटीन, जिसको हम लोग हिस्टोन प्रोटीन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज कहाँ होता है, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज होता है सिंथेटिक फेज में। ये हिस्टोन को थोड़ा सा और अगर हम बात करने की कोशिश करें तो बेसिकली हिस्टोन जो है ऑक्टामर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में, ऑक्टामर को, ऑक्टा मतलब होता है 8, ठीक है। जैसे देखिए, तो इसके जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं उसमें आता है H1 H2 में H2A H2B, नेक्स्ट है H3 एंड लास्ट में H4। तो ये कह रहे हैं कि इसका डाइमर फॉर्म, ये डाइमर, ये कह रहे हैं चारों डाइमर इकट्ठा होते हैं, चारों डाइमर इकट्ठा होके क्या बनाते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर। और इसी ऑक्टामर के साथ ठीक है ना, DNA क्या करता है, DNA रैप करता है, DNA बाइंड करता है। और DNA बाइंड करने के बाद रैप करने के बाद कंडेंस होता है। क्या होता है, कंडेंस होता है और क्या बनाता है, क्रोमोसोम, यानी कंडेंस फॉर्म ऑफ DNA इज नोन एज क्रोमोसोम। आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमोसोम, तो क्या बोलना है, क्रोमोसोम इज द कंडेंस फॉर्म ऑफ DNA, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये H1 छूट गया, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि H1 क्या है सर। तो H1 बेसिकली हिस्टोन ऑक्टामर का पार्ट नहीं है। क्या ध्यान में रखना है कि H1 इज़ नॉट द पार्ट ऑफ हिस्टोन ऑक्टामर। इसको बोला जाता है लिंकर मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, लिंकर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। मतलब कि जब देखिए, जैसे ये ऑक्टामर होगा, ये दूसरा ऑक्टामर होगा, ये तीसरा ऑक्टामर, ठीक है ना। ये ऑक्टामर के ऊपर जब कह रहे हैं DNA की कॉइलिंग होती है ना, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि ये जो H1 है, H1 एक तरीके से क्लिप की तरह काम करता है। H1 क्या करता है, क्लिप की तरह काम करता है, ठीक है ना। तो देखिए, अब ज़रूरी बात यह है यहाँ पे कि हमारा जो G1 S और G2 ये तीनों को इकट्ठे बोला जाता है, तीनों को इकट्ठे बोलते हैं इंटरफेस। क्या बोलते हैं,
इंटरफेस, ठीक है ना। और ये कह रहे हैं कि हमारा जो दूसरा फेज़ है इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, माइटोटिक फेज़। यानी जो पूरा कह रहे हैं कि हमारा जो सेल साइकिल है उसको हम 2 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। सेल साइकिल के 2 पार्ट होंगे, एक को इंटरफेस और दूसरे को माइटोटिक फेज़, ठीक है ना। तो इंटरफेस को कभी कभी देखिए प्रिपरेटरी फेज़ भी बोलते हैं, प्रिपरेटरी फेज़। क्यों प्रिपरेटरी फेज़? क्योंकि ये कह रहे हैं ये वो अवस्था है ना जब सेल कह रहे हैं एक्चुअल में अभी डिवाइड नहीं कर रही है। डिवाइड तो माइटोटिक फेज़ में करेगी, लेकिन जब माइटोटिक फेज़ में डिवाइड करने जाएगी तो डिवीज़न से पहले कह रहे हैं कि इसको जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है सेल की वो कहाँ कंप्लीट होता है, इंटरफेज में। जैसे ऑर्गेनल्स, ठीक है ना, ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन हो गया, डीएनए का सिंथेसिस हो गया, मतलब रेप्लिकेशन डीएनए का हो गया, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो गया, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो ये सारी चीज़ें कह रहे हैं कि ज़रूरी होंगी माइटोटिक फेज़ में। तो ये सब कह रहे हैं कि कहाँ बनते हैं, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, इंटरफेज़ में। और कभी कभी इंटरफेज़ को रेस्टिंग फेज़ के नाम से भी जाना जाता है। किस फेज़ से? रेस्टिंग फेज़। तो रेस्टिंग फेज़ इसको क्यों बोले हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें कि रेस्टिंग फेज़ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक्चुअल में सेल जो है वो रेस्ट नहीं कर रही है, ठीक है ना, बहुत ढेर सारा काम कर रही है। बट जब साइंटिस्ट लोगों ने इंटरफेज़ के अंदर जब माइक्रोस्कोपिक स्टडी करी, ठीक है ना, इंटरफेज़ की जब माइक्रोस्कोपिक स्टडी करी तो उनको बहुत कुछ क्लियर कट दिखा नहीं सेल के अंदर। इसलिए इन्होंने इंटरफेज़, ठीक है ना, इंटरफेज़ को क्या नाम दे दिया, रेस्टिंग फेज़, ठीक है। तो ये इतनी भाषा जो आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि इंटरफेज़ जो है, ठीक है ना, इंटरफेज़ इज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज। देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए क्या बात है ये। जैसे देखिए G1S G2M, M के बाद एक सेल डिवाइड करेगी 2 में, ठीक है ना। फर्दर कह रहे हैं G1 आएगा, S आएगा, G2 आएगा, M आएगा, ठीक है। तो आप देखने की कोशिश करिए कि जो हमारा इंटरफेज़ है वो एक एम फेज़ ये है और एक एम फेज़ ये है। तो इन्हीं दोनों के बीच में ही तो ये इंटरफेज़ है, इसी को तो इंटरफेज़ बोला है। इसको क्या बोल रहे हैं, इंटरफेज़। यानी इंटरफेज़ 2 एम फेज़ के बीच का गैप, इंटरफेज़ इज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज़, ठीक है ना। तो ये पहला पॉइंट, जरूरी पॉइंट। इन इंटरफेस सेल ग्रो इन साइज, ठीक है ना, सेल का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्रिपेयर इट सेल्फ फॉर नेक्स्ट डिवीजन, इसलिए इसको क्या नाम दिया, प्रिपरेटरी फेज, ठीक है ना। मोस्ट एक्टिव फेज, तो कंफ्यूज नहीं करना है। मोस्ट एक्टिव फेज, फिर कह रहे हैं कि सर रेस्टिंग फेज कैसे हो सकता है, तो रेस्टिंग का कंसेप्ट दूसरा है। रेस्टिंग में लोगों को दिखा नहीं कुछ भी, इसलिए उन्होंने रेस्टिंग बोला है, ठीक है ना। इट लास्ट फॉर मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल, मतलब पूरे सेल साइकिल का लगभग 90% पार्ट कर रहे हैं कहाँ खर्च होता है, इंटरफेज में, ठीक है ना। अब जीवन फेज को बोल रहे हैं प्री सिंथेटिक फेज या फर्स्ट गैप, ठीक है। कह रहे हैं कि इन दिस फेज सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूसली ग्रो, मतलब सेल लगातार कह रहे हैं ग्रो करती जा रही है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स इंक्रीजेज इन सेल एंड आल्सो सिंथेसिस ऑफ आरएनए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, आरएनए प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज होता है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, सर आरएनए प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज होता है, जीवन फेज में ना। सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटोप्लाज्म एंड सेल ग्रो मैक्सिमम इन जीवन फेज। दूसरे को क्या नाम दिया जा रहा है, सिंथेटिक फेज। फॉर्मेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, ये बात हमने कर लिया, एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, ठीक है। अब तीसरी बात क्या थी, डीएनए का डुप्लीकेशन। तो उसको थोड़ा सा समझने से पहले
हम कुछ बात करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए, जैसे क्रोमोसोम को पढ़ने का कुछ तरीका हम बता रहे हैं, ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान देना है ना। तो क्रोमोसोम को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी क्रोमोसोम आपको इस फॉर्म में देखने को मिलेगा और कभी कभी क्रोमोसोम आपको इस फॉर्म में देखने को मिलेगा, ठीक है ना, ऐसा। तो इसको बोलता है वन क्रोमोसोम। इसको कैसे पढ़ेंगे? वन क्रोमोसोम विथ वन क्रोमैटिड, ठीक है ना। इसको कैसे पढ़ेंगे? वन क्रोमोसोम विथ टू क्रोमैटिड, ठीक है ना। तो इसको भी एक क्रोमोसोम मान रहे हैं, इसको भी एक क्रोमोसोम मान रहे हैं, ठीक है ना। दोनों में अंतर कहाँ है? तो इसको कह रहे हैं कि ये ऐसा क्रोमोसोम है जिसके पास सिंगल अकेला क्रोमैटिड प्रेजेंट है, ठीक है ना। और ये एक ऐसा क्रोमोसोम है जिसके अंदर डबल क्रोमैटिड है, ठीक है ना। तो सिंथेटिक फेज में देखिए कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, ये ठीक है ना। ये देखिए, तो अगर ये कह रहे हैं कि अगर ह्यूमन की सेल है ना, तो हमें पता है सर इसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा? 46 होगा, ठीक है। तो एस फेज में देखिए क्या बदलाव होगा, उसको तो ध्यान देने की ज़रूरत है। ये ऐसा कुछ होता है, ये ऐसा, ठीक है ना। इसको हम क्या बोल रहे हैं? 46। तो 46 में कह रहे 23 पैटर्नल होता है और 23 मैटरनल। मैटरनल मतलब रिलेटेड टू मदर एंड पैटर्नल मतलब रिलेटेड टू फादर, ठीक है ना। मतलब फादर से 23 क्रोमोसोम और 23 क्रोमोसोम मदर से। तो फादर से जो कह रहे हैं कि 23 क्रोमोसोम मिला है ना, उसको उसका नंबर कितना होगा? 23 होगा। इसी हैप्लॉयड सेट को, मतलब सिंगल सेट को नाम दिया जाता है जीनोम। सिंगल सेट, क्रोमोसोम के सिंगल सेट को क्या नाम देते हैं? जीनोम बोलते हैं, ठीक है ना। और हम क्या बोल सकते हैं सर? फिर आपसे पूछा जाएगा स्मॉल एन है क्या? तो स्मॉल एन प्लॉइडी के बारे में बताता है। बोलिए, स्मॉल एन प्लॉइडी के बारे में बताता है, ठीक है ना। और स्मॉल एन बेसिकली रिप्रेजेंट करता है क्रोमोसोम के नंबर को। किसको रिप्रेजेंट करता है? क्रोमोसोम के नंबर को। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना है। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो 23 क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम के बारे में हमने क्या बात करी? इससे पहले हमने क्रोमोसोम के बारे में क्या बात किया कि क्रोमोसोम जो है, ठीक है ना, इसके पहले हमने बात किया कि क्रोमोसोम इज द कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम को क्या बोला? क्रोमोसोम इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है ना। तो अब ये कह रहे हैं कि 23 क्रोमोसोम को बनाने में, 23 क्रोमोसोम को बनाने में कितना डीएनए लगा, उस डीएनए के अमाउंट को बोलते हैं कैपिटल एन। यानी कैपिटल एन जो है, कैपिटल एन किसको रिप्रेजेंट करता है? तो कैपिटल एन अमाउंट ऑफ डीएनए को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। स्मॉल एन किसको रिप्रेजेंट करता है? स्मॉल एन नंबर को, क्रोमोसोम के नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, इस सिचुएशन में मतलब सिंथेटिक फेज के बाद क्रोमोसोम का नंबर कह रहे हैं नहीं बदला है। क्रोमोसोम का नंबर अभी भी कितना है? 46 है। यानी यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? 2n की वैल्यू, ये जो 2n की वैल्यू है वो पहले 46 थी, वो अभी भी कितनी है? 46 है। तो बदला क्या है सर? देखिए बदला क्या है, तो डीएनए कह रहे हैं रेप्लिकेट हुआ है। डीएनए क्या हुआ है? रेप्लिकेट हुआ। यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 2 क्रोमैटिड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कितने क्रोमैटिड दिखाई दे रहे हैं? 4 क्रोमैटिड। तो अगर कह रहे हैं कि इसके अंदर अमाउंट ऑफ डीएनए, देखिए अगर इस ऐसे देखें, अगर इसके अंदर कह रहे हैं अमाउंट ऑफ डीएनए कैपिटल एन है, इसके अंदर अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है? कैपिटल एन है।
तो ये जो अमाउंट ऑफ डीएनए है यहाँ आके कितना हो जाएगा, यहाँ आके हो जाएगा ये 2 कैपिटल एन, और ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा 2 कैपिटल एन। यानी यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए देखिए कुल कितना हो गया, 4 कैपिटल एन। यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है, एन। यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है, 2 कैपिटल एन। इस सेल की प्लॉइडी कितनी है, 2 स्मॉल एन। इस सेल की प्लॉइडी कितनी है, इसकी भी प्लॉइडी कितनी है, 2 स्मॉल एन। यानी कि हम क्या देख पा रहे हैं कि 2 स्मॉल एन एंड 2 कैपिटल एन सिचुएशन कन्वर्ट हो रही है 2 स्मॉल एन एंड 4 कैपिटल एन। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि सर सिंथेटिक फेज एक ऐसी अवस्था है जिसमें अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो गया, डबल हो गया। अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो गया, लेकिन प्लॉइडी ऑफ द सेल रिमेन अनचेंज्ड। बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सिंथेटिक फेज के बारे में सही स्टेटमेंट क्या है। तो सिंथेटिक फेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम का नंबर नहीं बदलता है। क्रोमोसोम का नंबर यानी सेल की प्लॉइडी नहीं बदलती है। बदलता क्या है, बदलता है सर अमाउंट ऑफ डीएनए। यानी सिंथेटिक फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, लेकिन सेल की प्लॉइडी जो है वो नहीं बदलती है, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी बात थी। अब G2 को क्या बोल रहे हैं, G2 का अगर 2 और नाम बताया था हमने आपको, G2 जो है वो सिंथेटिक फेज के बाद की अवस्था है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, पोस्ट सिंथेटिक, ठीक है ना। इसको क्या बोल सकते हैं, पोस्ट सिंथेटिक या प्री माइटोटिक, ठीक है ना। अब देखिए हमने बताया था कि मामला शुरू हुआ है कहाँ से, G1 से, G1 S एंड G2। तो जो G2 है उसको बोलते हैं फाइनल प्रिपरेशन। G2 को फाइनल मतलब फाइनल प्रिपरेशन सेल का कहाँ होगा, आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आपको क्या बोलना है, सर G2 फेज में, ठीक है ना। ट्यूबुलिन प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, तो ये बात हमने पहले भी कर दिया आपको, ठीक है। G2 फेज में ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन का काम क्या है, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है वो आगे चल के क्या बनाता है सर, स्पिंडल फाइबर। अब स्पिंडल फाइबर का क्या बेसिक रोल होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे आपसे माइटोटिक फेज के बाद, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, ठीक है ना। यहाँ पे बेसिकली हमने अभी तक कवर कर लिया है कि इंटरफेज तक, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे माइटोटिक फेज के बारे में, यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। थैंक यू so much friends.